फाइनली गाइस इस कहानी का एंड पार्ट लेकर के मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फेंग यहाँ पर वापस से ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा है। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसे कहता है, क्या तुम्हें मरना है जो तुम इतना कुछ कर रहे हो? जॉर्जी को तुम्हारे इस सैक्रिफाइस की कदर ही नहीं है। फेंग कहता है, मैं उसे इस हेल में नहीं उतरने दूंगा। वो मेरा भाई है और उसने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, चाहे मुझे उसके लिए मरना भी क्यों ना पड़े। मैं उसे इस हेल में कभी भी नहीं आने देने वाला हूँ। इसका रियल थॉट यही था। अब यहाँ पर वो जियाची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और उसने इतना बड़ा दाँव खेला था कि ये बात तो खुद ये जियाची को भी नहीं पता था। वो अभी भी कन्फ्यूज़ था कि फेंग एक्चुअल में उसके फ़ेवर में है या फिर उसके अपोज़िट में है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ और कह रही थी और उसका केयर जियाची के लिए उसे कुछ और फ़ील करा रहा था। अगले सीन में हम लोग जियाची के डैड को देखते हैं। वो अपने कुछ पहले की कंपनी के शेयर होल्डर्स को घर के पार्टी में बुलाए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर एक ऑक्शन पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जहाँ पर कि वो सारी चीज़ों को लास्टली सेल करने वाले थे। उनके शेयर्स डाउन हो रहे थे ना, और इधर हम लोग जो को देखते हैं वो अपने सेक्रेटरी और जियाची के फ्रेंड के साथ अपना फाइनल दांव खेलने के लिए जाने वाली थी। उन्हें जियाची को सेव करना था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि फेंग एक्चुअल में अच्छा है या बुरा। वो लोग अपने प्लान के साथ उस घर में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि जो ने तो सोचा था जॉर्जी को कैसे भी करके वो वहाँ से निकाल के लेके आएगी, लेकिन तभी वो फेंग से मिलती है। फेंग उसे कहता है वो घर के बैकयार्ड में है। जो जाने लगती है तो उसे रोकते हुए कहता है, आज से जॉर्जी तुम्हारा हो, ख्याल रखना। वो ओके बोल करके जॉर्जी से मिलने के लिए चली जाती है। जब यहाँ पर जॉर्जी उसे देखता है तो वो उसे कहता है, मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर अपने डैड को सबक सिखा सकते हैं। जो जियाची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरे सीन में यहाँ पर जियाची के डैड अपने शेयर होल्डर से कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक से सब घर की लाइट चली जाती है। वो लोग भी घबरा जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियाची के डैड के कंधे पर एक हाथ लड़की का, जिसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था, वो आता है। वो ये देख कर के काफ़ी घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये उनकी वाइफ़ की सोल तो नहीं है। सारे शेयर होल्डर्स ने भी ये देखा था। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और वो लड़की गायब हो जाती है। सारे शेयर होल्डर्स को घर लेकर के जाया जाता है। वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे। इन लोगों ने इनकी वाइफ़ का डेथ रिचुअल भी नहीं कराया था, इसी वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है। चाची के डैड फेंग को पता लगाने के लिए कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और आज का जो ऑक्शन था, वो सही तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा वाला ज़रूरी था। अगर उन्होंने उन सारी चीज़ों को बेच कर के पैसे नहीं निकाले, तो फिर इनकी कंपनी के लिए बड़ा ही पंगा हो सकता था। इसी वजह से वो फेंग को कहते हैं, जाओ पता लगाओ कि आखिरकार किसने ऐसा किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जा कर के पता लगा रहा होता है कि आखिरकार कौन है भाई, जो कि यहाँ पर इस तरीके से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो तो जानता ही था, पता लगाने की एक्टिंग तो करना ज़रूरी था ना, वरना यहाँ पर उसे डाउट हो जाता कि आखिरकार कहीं फेंग भी तो इनसे मिला हुआ नहीं है। अब यहाँ पर वो इन चीज़ों को पता लगाने का कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो जियाची के डैड थे, वो शेयर होल्डर्स को सँभालने का कोशिश कर रहे थे। ये कांड होने की वजह से आज का वो ऑक्शन पोस्टपोन कर देते हैं और अगले कुछ दिनों में वो वापस से ऑक्शन करने वाले थे। दूसरी तरफ हम लोग ज़ू को देखते हैं, वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ मिल कर के फाइनली कुछ सीरियस वाला प्लान कर रही होती है इनके खिलाफ। इधर जियाची के डैड को पता चल जाता है कि जियाची ने वुमेन को हायर किया था अपने डैड को डराने के लिए। वो जियाची पर गुस्सा करने लगते हैं। जियाची का कहना था कि तुमने मेरी मॉम का कोई डेथ रिचुअल नहीं कराया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा है तो मैं ये हरकतें करते रहूँगा। उसका डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। फिर यहाँ पर जियाची के डैड को सपोर्ट कर रहा था। ये देखते ही जियाची यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगता है कि वो इस तरीके से उसके मॉम के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हैं, और ऊपर से फेंग भी उसी के डैड को सपोर्ट कर रहा है। वो इस गलतफ़हमी में था कि एक्चुअल में फेंग जो है उसके डैड को सपोर्ट कर रहा है। जियाची को पनिशमेंट देने के लिए पहले की तरह उसे एंसेस्ट्रल हॉल में उसके डैड भेज देते हैं, जहाँ पर कि वही लाइन उसके डैड की आवाज़ में बार-बार रेडियो से निकल रहा था कि तुम्हें अपनी मॉम का ख़्याल रखना होगा। पहले ये लाइन जियाची को मोटिवेट करता था और अब वो इस साउंड से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कहीं न कहीं उसकी मॉम उसके डैड की ही वज़ह से मरी है।
वो गुस्से में आकर के उस बॉक्स को तोड़ देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे ज़िंदगी के सिर्फ़ कुछ ही दिन बचे हैं। तुमने मेरी मॉम को मारा है और मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो अपने आप को जैसे-तैसे करके यहाँ पर हिम्मत जुटा कर के मोटिवेट रखता है और वो रोना बंद कर देता है। ये सोचते हुए कि अब रोने का वक़्त नहीं है। वक़्त है अपनी मॉम की मौत का बदला लेने का, चाहे उसके सामने जो भी आए। दूसरे सीन में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जिसको कि आँखों को बाँध करके ऐसे पुराने तौर तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो सच उगल दे। तभी वहाँ पर जू अपनी सेक्रेटरी के साथ आती है। पहले तो वो लोग सीधे तरीके से पूछते हैं कि देख भाई, मरने तो तू दोनों तरफ से वाला है। अगर तुमने मुझे सच बता दिया कि यहाँ पर जियाची के डैड ने 5 साल पहले हुए कंपनी के कांड में क्या किया था और उन्हें कैसे पकड़ा जाए, तो मैं यहाँ पर शायद तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और अगर नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालने वाली हूँ। और यहाँ पर वो ये बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा वाला घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि कहीं सच में इस तरीके से ये लोग उसे मार ना दें। लेकिन अगर इन्हें वो सच बताता तो जॉर्जी के डैड उन्हें मार देते। तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो उन्हें सच बता देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर जियाची के डैड इस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपना ऑक्शन स्टार्ट कर रहे थे। सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर वो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे। जैसे ही यहाँ पर ये ऑक्शन स्टार्ट होता है तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक्चुअल में यहाँ पे ये नोटिस कर रहे होते हैं कि एक वॉइस नोट यहाँ पर चल रहा है और ये वॉइस यहाँ पर उसके डैड का ही था जो कि कह रहे होते कि 5 इयर्स बिफोर उन्होंने कैसे कंपनी में कांड किया था और ये कांड करने की वजह से उन्हें मरने की एक्टिंग करनी पड़ी थी। अब तक ये शेयर होल्डर्स को डाउट ही था, लेकिन जैसे ही वॉइस सामने आता है तो सब यहाँ पे कंफर्म होने लगते हैं। लेकिन उसके डैड कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये वॉइस फेक है, मैं एक्चुअल में मरा था भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सारे शेयर होल्डर्स उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं कि जियाची इस पार्टी में आता है और वो उसे कह रहा होता है कि एक्चुअल में ये वॉइस मैंने ही तो चलाया है और ये बात तो आपको भी पता है कि आप कितना झूठ बोल रहे हो और आपने अब मेरी मॉम पर ये बात का इल्ज़ाम लगा दिया और इस तरीके से उन्हें मरने के बाद एक लास्ट राइट भी नहीं दिया। शेयर होल्डर्स उसकी बातों को मान रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम मेरा बेटा हो, मेरे ही खिलाफ ऐसे चाल नहीं चल सकते हो। वो कहता है मैं आपका बेटा बाद में हूँ क्योंकि अब आप एक मर्डरर बन चुके हो। आपने मेरी मॉम को मारा है और वैसे भी मैं इस कंपनी का सीईओ अब हो चुका हूँ। अब यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं-नहीं, क्या बकवास कर रहा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो यहाँ पर अपनी मॉम के विल को दिखाता है और कहता है कि एक्चुअल में ये जो विल है, वो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था और इस विल के हिसाब से अब मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। उसके डैड भी ये बात सुन के घबरा जाते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जियाची के मॉम के पास जो गुड़िया रहा करती थी, उसी में जियाची को ये असली विल मिला था जिसमें कि लिखा हुआ था कि इतना परसेंट शेयर जो कि उसकी मॉम का हुआ करता है, अब वो यहाँ पर जियाची का है। वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। शेयर होल्डर्स के सामने वो बताता है, तभी वहाँ पर फेंग आता है और बोलता है कि अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले देख तो लो कि ये विल असली है या नकली। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है तो सारे शॉक हो जाते हैं। जॉर्जी तो कॉन्फिडेंट था कि उसमें वो असली विल है, उसने खुद अपनी आँखों से देखा था। लेकिन जैसे ही वो उस विल को ओपन करता है तो एक्चुअल में वो एक प्लेन पेपर था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि पिछली कहानी की पिछले पार्ट के लास्ट पार्ट में हमने देखा था ना कि जियाची यहाँ पर फिंग को वो दवाएँ अप्लाई कर रहा होता है और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाता है तो फिंग के हाथ गलती से वो विल लग जाता है। तो उसने उस विल के पेपर को चेंज कर दिया था और वहाँ पर असली विल की जगह ये व्हाइट पेपर रख दिया था। यहाँ आने से पहले जियाची ने उस विल को देखा भी नहीं था क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि किसी ने इसे टच भी किया होगा। अब यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा बेटा और मेरे बीच बनती नहीं है क्योंकि वो मुझे हेट करता है, अपनी मॉम की मौत का ज़िम्मेदार मानता है, लेकिन जो सच है वो है, मैंने इसकी मॉम को नहीं मारा है। अब चलिए, इतने सारे ड्रामे हो चुके हैं, अब हम लोग ऑक्शन स्टार्ट करते हैं।
जियाओजी यहाँ पर फेंग को घूरने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। बट असलियत उसे पता ही नहीं था कि फेंग ने यहाँ पर एक लंबा दाँव खेला है। फेंग की इस हरकत के बाद जियाओजी गुस्सा होकर के उस ऑक्शन से बाहर निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो ये करके अपने डैड को कंपनी से हटा देगा जिसको कि वो सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं और कंपनी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके डैड कहते हैं चलिए ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। और फिर वो यहाँ पर फेंग को अपने स्टडी रूम में आने के लिए बोलते हैं। फेंग वहाँ पर जियाओजी के डैड के साथ स्टडी रूम में जाता है तो वो उससे कहते हैं असली विल किधर है? वो उसे असली विल दे देता है जहाँ पर कि उसमें लिखा हुआ था कि इतने सारे शेयर्स अब उसके हवाले हैं। तो यहाँ पर उसके डैड उस असली विल इकलौते सहारे को फाड़ कर के फेंक देते हैं। ये कहते हुए कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब ये कंपनी पूरी तरीके से मेरी है। यहाँ पर वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे और कहते हैं कि चलो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। ये ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हें भी खुश करने के लिए अच्छा खासा गिफ्ट देने वाला हूँ। अभी यहाँ पर इस तरीके से इसके बाद वो बाहर जा रहे होते हैं ऑक्शन के लिए और यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि फिंग उसके खिलाफ क्या प्लान किया हुआ है। जब वो ऑक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर और भी कुछ बिजनेसमैन आए हुए थे। उस पार्टी में जो एंट्री लेती है। जो को देखते ही उसके डैड यहाँ पर थोड़े से घबराने लगते और पूछते कि वो यहाँ क्या कर रही है। जो कहती है आपको नहीं पता मैं आपकी कंपनी की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ और ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनी की चीज़ें यहाँ पर ऑक्शन हो रही हैं तो मैं तो आऊँगी ना। तो फिर उसके डैड यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सारी चीज़ें ऑक्शन होना स्टार्ट होता है तो एक-एक करके जो उन सारी चीज़ों को बाय करने जाती है। वो किसी भी बिज़नेसमैन को एक भी इस कंपनी की चीज़ को बाय करने नहीं देती है। ज़ू क्या करने वाली थी ये बात खुद जियाओजी के डैड को पता नहीं चल रहा होता है। और यहाँ पर वो उन्हें रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि वो लीगली उन सारी चीज़ों को बाय कर रही होती है। एट द एंड जब वो सारी चीज़ें यहाँ पर बाय कर लेती है, तो फिर वो जियाओजी के डैड को कहती है कि चलिए अब हम यहाँ पर बिलिंग को सेटल करते हैं। ये करीब इतने का हो रहा है, लेकिन मैं पहले इसके बिलिंग रिसीट यानी कि लेज़र को देखना चाहती हूँ और अगर यहाँ पर आप मुझे लेज़र अपनी कंपनी के इन प्रोडक्ट का दिखा दोगे, तो मैं ये सारे पेमेंट आपको कर देने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो फेंग था वो जियाओची के डैड को कह रहा होता है कि अगर हम इसे लेज़र नहीं दिखाए देंगे, तो फिर इसे लगेगा कि ये सारी चीज़ें फेक है और ये हम पर केस भी कर सकती है। हमारे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। शेयर होल्डर्स भी उन्हें लेज़र दिखाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो जियाओजी के डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो फेंग पर आँख बंद करके भरोसा तो करने ही लगे थे। तो वो फेंग को कहते हैं ठीक है तुम इन्हें यहाँ पर 2 मिनट सँभालो, मैं उस लेज़र को लेकर के आता हूँ। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि उसके डैड उस लेज़र को लेने के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में जाते हैं, तभी वहाँ पर जियाओजी पहुँच जाता है और कहता है अब तुम पकड़े गए। उसके डैड समझ जाते हैं कि यहाँ पर उसे फँसाया गया है, उस लेज़र को निकलवाने के लिए क्योंकि जिस इंसान ने 5 साल पहले उसकी कंपनी में फ्रॉड करने के लिए हेल्प किया था, उसने ज़ू को बता दिया था कि अगर वो लेज़र हमें हाथ मिल जाए तो फ्रॉड के केस में हम जियाओजी के डैड को हमेशा के लिए जेल भेज सकते हैं और यहाँ पर यही हुआ था। इस तरीके से जो फेंग था उसने जानबूझ कर के जियाओजी के मॉम का विल उसके डैड को दिया था ताकि वो लेज़र को बाहर निकलवा सके। उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि वो उनका खुद का बेटा होकर के उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जियाओजी कहता है जिस रात तुमने मेरी मॉम को मारा उस रात हमारा रिश्ता ख़त्म। उन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस के यहाँ पर आते ही जियाओजी के डैड को पता चल जाता है कि ये सब कुछ फेंग का प्लान है। फेंग ने ही उसके डैड को फँसाया है और दूसरी तरफ जू यहाँ पर सबको बताती है कि किस तरीके से जियाओजी के डैड यहाँ पर नकली चीज़ें बेच रहे हैं, इनमें से कुछ भी असली नहीं है। ये मेरा प्लान था, मैं आपके पैसे नहीं बर्बाद करना चाह रही थी, इसी वज़ह से मैंने आप लोगों को एक भी ये सामान खरीदने नहीं दिया। पुलिस यहाँ पर जियाओजी के डैड को लेकर के जा रही होती है। ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कांड जो किया था
अब यहाँ पर जियाओजी को एहसास होता है कि एक्चुअल में फेंग उसके खिलाफ नहीं था, उसके साथ था और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता जियाओजी के डैड का भरोसा जीतने के लिए, तो वो कभी भी यहाँ पर उस लेज़र के पास नहीं जा पाते। इतने सालों से हर रोज़ गलती होने के बाद जियाओजी वहाँ पर जाकर के अपनी गलतियों का माफ़ी माँगा करता था और उसी एंसेस्ट्रल हॉल में असली लेज़र को उसने डैड को छुपा कर के रखा हुआ था और ये बात उसे पता ही नहीं था। वो ब्लेज़र पुलिस को मिल जाता है और उस फ्रॉड के ये में जो उसके डैड हैं वो लोग उसे पकड़ के लेकर के जाते हैं। उसके डैड फेंग पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, उसे एहसान फरामोश कह रहे थे। वो कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी तुम पर उधार नहीं है, मेरी ज़िंदगी जिया जी पर उधार है। वो मेरा इकलौता भाई है। मैंने कहा था ना कि मैं उसे कभी भी इस हेल में नहीं जाने दूँगा, चाहे जो भी हो। जियाची को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, उतने साल से वो जिस बंदे को हेट देते आया है, इतना भला-बुरा बोलते आया है, मारने की कोशिश करते आया है, एक्चुअल में उसी इंसान ने उसका हेल्प किया। उसके डैड के जाने के बाद फेंग को वापस से यहाँ पर ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है, वो बेहोश होने लगता है और जियाची जल्दी-जल्दी उसे सँभालने के लिए जाता है। उसे कमरे में ले जाकर के कुछ दवाएँ वग़ैरह दी जाती है। जियाओजी फेंग से बहुत गुस्सा कर रहा होता है। फेंग कहता है कि देखो मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे उधार है और यहाँ पर मैं तुम्हें कभी भी इस हल में आने नहीं दे सकता था। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे जो बन पाया मैंने किया, लेकिन क्या मैं गलत था? मुझे तुम्हें ये बातें बता देनी चाहिए थी। जॉर्ज उस पर गुस्सा करता है कि तुम खुद को मेरे भाई कहते थे ना, तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? तुम अपनी जान गँवाने चले थे मेरी बचाने के लिए। तुमने कभी ये सोचा कि मुझे कैसा लगेगा तुम्हें मार कर के अगर मैं यहाँ पर ज़िंदा रहूँ तो? जो चीज़ जितना तुम मुझे मानते हो, उतना ही मैं भी तुम्हें मानता हूँ, उतना ही मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। डॉक्टर जियाची को बताता है कि तुम्हारे चक्कर में हर रोज़ फेंग ने इतने ब्लड डोनेट किए इससे उसके हार्ट पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और यहाँ पर इस तरीके से वो इंसान अब मरने वाला और अगर उसे हार्ट जल्दी नहीं मिला हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो यहाँ पर वो मारा जाएगा। जियाओ ची फेंग को कभी भी नहीं मरने देने वाला था। वो कहता है अगर किसी का हार्ट नहीं मिला तो मैं अपना हार्ट जियाओ ची को डोनेट करूँगा, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फेंग ऐसा कभी नहीं करने वाला था। उसने जियाओ ची को ही तो बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। एट द एंड वो उसे ही कैसे मार सकता था? तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जू आती है और कहती है किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर इस बीमारी के लिए काफ़ी लंबे समय से जब से मैं जूस जियाची से मिली थी रिसर्च करो और फाइनली फ़ॉरेन में मुझे एक डॉक्टर मिला है जो तुम दोनों पर ऑपरेट करेगा और तुम दोनों की जान बच सकती है। ये बातें सुन कर के यहाँ पर जियाची काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जू को थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि वो अपने भाई को नहीं खो सकता था। इकलौता वो वही एक इंसान है जिसने आज तक उसकी मॉम के बाद उससे इतना प्यार किया कि वो इंसान उसे जान भी देने के लिए तैयार था। तो फाइनली यहाँ पर डिसाइड होता है कि कल वो दोनों ऑपरेट कराने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है? एंडिंग गेस करो ज़रा यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर दोनों हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या एक सैड एंडिंग का निशानी हमें दिखा रहा है? अगले दिन फेंग जियाची को पहले ऑपरेशन करने के लिए भेजता है और वो बाहर ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहा था। जियाची अंदर ऑपरेट कराने के लिए जाता है। फेंग अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ बाहर वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद अचानक से नर्स आकर के बताती है कि जियाची को ब्लड का ज़रूरत है। उसके शरीर में खून की कमी होती जा रही है। फेंग जल्द ही उसे ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहा था। उसका डॉक्टर फ्रेंड से कहता है अगर तुमने अभी ब्लड डोनेट किया तो तुम मारे जाओगे और तभी उसे कॉल आता है कि जियाची ने अपना ऑपरेशन कैंसिल करा दिया था। वो समझ जाता है। डॉक्टर फ्रेंड कहता है इसीलिए तुमने पहले जियाची को ऑपरेट करने के लिए भेजा ना क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसा हो सकता है और तुमने अपना ऑपरेशन कैंसिल करा दिया। फेंग कहता है मैंने कहा था ना मेरी ज़िंदगी उसके उधार है और उसे ज़िंदा रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फेंग अपना जान गँवाने के लिए चले जाता है। वो अपने खून का एक-एक कतरा फेंग को जियाची को बचाने के लिए डोनेट कर देता है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाता है। कुछ घंटों बाद फेंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। जब वो वापस लौटता है तब तक फेंग इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुका था।
वो बहुत ही रो रहा होता है कि फेंग ने ऐसा क्यों किया? उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों कल मिलने वाले हैं। फेंग ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान क्यों दी? लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले, फेंग अब इस दुनिया में नहीं आ सकता था। वो बहुत रोने लगता है। इसके कुछ साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियाची ने अपना सपना पूरा कर लिया था। वो एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर बन चुका था, जो अभी उसके साथ थी उसे सपोर्ट कर रही होती है। जियाची को हम लोग देखते हैं जो कि फेंग के सोल को अपना ये अवार्ड दिखा रहा था और इसी एक सैड कम हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।